और चलिए बात करते हैं निकाय चुनाव की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कई जगहों पर जनसभा को संबोधित किया। आज मुख्यमंत्री ने मिर्जापुर और बाराबंकी में जनसभा की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने मिर्जापुर में कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो मिर्जापुर कैसे पीछे रह सकता था। मुख्यमंत्री ने बाराबंकी में देवादिदेव लोधेश्वर महादेव की पावन धरा पर गरजे और कहा कि डबल इंजन का करिश्मा है कि आज तेजी से विकास हो रहा है। गौरव के रूप में पहले से ही काशी विश्वनाथ धाम बनकर के तैयार हो चुका है। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, तो उसमें मिर्जापुर कैसे पीछे रह सकता था। यहां पर भी तो मां विंध्यवासिनी के धाम में भव्य कॉरिडोर का निर्माण का कार्य चल रहा है। आपने देखा होगा कितना बदल चुका है। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी का धाम आज एक नए रूप में सबके सामने आ रहा है। अब कोई भी आएगा, दुनिया और देश का कोई भी श्रद्धालु आएगा, आकर्षित होकर के जाएगा। मिर्जापुर की एक नई पहचान, एक नई छवि लेकर के जाएगा। भाइयों बहनों, अभी यहां पर केंद्रीय मंत्री माननीय श्री अनुप्रिया पटेल जी कह रही थी, उत्तर प्रदेश 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ चल चुका है और मिर्जापुर में तो स्वयं का एक मेडिकल कॉलेज पहले स्थापित हो चुका है। आज आपके पास कहने के लिए आपके पास मेडिकल कॉलेज है। सोनभद्र में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है। सोनभद्र में भी एक नया मेडिकल कॉलेज स्थापित हो रहा है और यहां पर सबसे ज्यादा परेशानी होती थी जल का संकट। इस गर्मी में टैंकर से पानी आता था। लोगों को दूर दराज के गदेरे में, तालाब में सूखा पानी कहीं से निकाल करके उस पानी को निकाल करके पीने के लिए लोग मजबूर होते थे, तमाम बीमारियों के शिकार होते थे। आज तो भाइयों बहनों, जल जीवन मिशन में हर घर नल की योजना को लागू किया जा रहा है। किसी बहन और किसी बेटी को सिर में गगरी लेकर के 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की दूरी आने वाले समय में नई तय करनी पड़ेगी। हर घर तक हम शुद्ध आरओ का पानी पहुंचाने का काम भी करने जा रहे हैं। ये डबल इंजन सरकार का करिश्मा यही है। कहीं पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ता है, कहीं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड को जोड़ने का कार्य कर रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। नए एयरपोर्ट बन रहे हैं और बाराबंकी के लिए एक और लखनऊ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो वहीं भदोही में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सपा और कांग्रेस पर हमलावर नजर आए। केंद्र व राज्य की भाजपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए जनता से निकाय चुनाव में बीजेपी को वोट देने की अपील की। ब्रजेश पाठक ने कहा कि आज हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। कांग्रेस के शासन में ये कभी संभव नहीं हो पाया। मोदी सरकार ने पल भर में धारा 370 हटाने का तो काम किया, तो बिना भेदभाव मुस्लिम बहनों के हित में 3 तलाक का कानून बनाने का भी काम किया। फर्रुखाबाद में नागरिकों ने चुनाव बहिष्कार किया हुआ है। नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 21 और 5 के निवासियों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में बिजली, पानी, रोड नहीं है। मोहल्ले की महिलाओं ने स्लोगन लिखे बैनर लेकर प्रदर्शन भी किया। समस्या हमारी है, ना हमारे यहाँ खंबे लगे हैं, ना रोड है और बिजली की बार बार काट दी जाती है। हम लोगों की रोड दी नहीं जा रही, बार बार एप्लीकेशन लगाते हैं। उससे पहले भी हमारे पूर्वज लगा चुके हैं, मम्मी लोग एप्लीकेशन लगाई, बस आते हैं और चले जाते हैं। देख देख के सड़क कोई नहीं देता है, लेखपाल नपाई करके बस। हमारी पीछे इधर इस गली में अम्बेडकर की मूर्ति लगी है उधर हमारे, तो रास्ता कहीं है ही नहीं निकलने का। रेलवे बंद कर देगी, हम लोग कहाँ जाएंगे? ये पूरा मोहल्ला हमारा पीछे ही। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बदायूं में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील की है और इस दौरान उन्होंने हेलीपैड से लेकर जनसभा स्थल तक नगर में रोड शो भी किया। चुनावी मंच से बोलते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा, देश में मोदी और प्रदेश में योगी देश और प्रदेश को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। आज मुझे दाता का जाने का मौका मिला है
दातागंज और बदायूं जनपद की सभी नगर पालिका आईडी नीचे करो, आईडी नीचे भाजपा की अभी ये लहर है। और मैंने सबसे अपील भी किया है कि भारतीय जनता पार्टी अर्थात सामाजिक समीकरण का गुलदस्ता, अगड़ा पिछड़ा अनुसूचित वर्ग की त्रिवेणी, सबका साथ सबका विकास भाजपा करती है। कुछ का साथ कुछ का विकास समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी मौर्य है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, और ये कहा है कि जो हत्या हुई है वो सरकार के भाड़े के गुंडे थे, उसको लेके क्या कहेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य ने कल एक लगता है कि ऐसे बयानों को कुछ बोलने की जरूरत नहीं, और नीचे कर लो भैया, नीचे रखा है। और मैं यह मानता हूँ जो मामला बड़ा है जांच आयोग के द्वारा की जा रही है। बीजेपी प्रत्याशी समर्थन में केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगा और वजीरगंज नगर में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में नुक्कड़ सभा की और इस दौरान बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। उधर नगर निकाय चुनाव को लेकर अमेठी में जहां एक तरफ सभी पार्टी के कद्दावर नेता अमेठी का दौरा कर रहे हैं और सम्मेलन कर लोगों को लुभाने का काम कर रहे हैं, तो वहीं आज अमेठी के दौरे पर रही केंद्रीय मंत्री व अमेठी सांसद स्मृति ईरानी और भूपेंद्र चौधरी और बीजेपी के नेताओं के सम्मेलन और मेगा रोड शो का किया गया आयोजन, जिसमें हजारों की संख्या में मेगा रोड शो में लोग सम्मिलित हुए। भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ हम लोगों ने अपने प्रत्याशी घोषित करके और विकास के एजेंडे के साथ जनता के बीच में हम लोग अपील मतदान करने की अपील कर रहे हैं। भाजपा के हमारे सभी लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश सरकार के सभी वरिष्ठ मंत्री, भारत सरकार के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपने एजेंडे के साथ जनता के बीच में हैं। आज अमेठी में हमारी बहन का निर्वाचन क्षेत्र है, आदरणीय जी यहाँ से सांसद, तो आज हम लोगों ने सभी नगर पालिका, नगर पंचायत सार्वजनिक कार्यक्रमों के माध्यम से, रोड शो के माध्यम से बहन जी के नेतृत्व में सभी नगर पालिका, नगर पंचायतों में एक विकास के एजेंडे के साथ लोगों से भाजपा के पक्ष में, भाजपा के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। मुझे विश्वास है कि हम लोग देश के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उसी संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। केंद्र में भी सरकार हमारी है, राज्यों में भी सरकार हमारी है और शहरी क्षेत्रों में भी सरकार भाजपा की बने, जिससे शहरी क्षेत्र की जो आवश्यकताएं हैं हम लोग उस आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव अलीगढ़ में मेयर प्रत्याशी जमीरुल्लाह खान और नगर पंचायत पालिका के समर्थन में रोड शो करने पहुंचे। अखिलेश यादव ने रोड शो से विपक्षियों को दमदार विपक्ष का संदेश दिया। रोड शो में सपाइयों ने पैदल और वाहन से मुलायम सिंह यादव अमर रहे, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए। रोड शो में अखिलेश यादव ने जनता से प्रत्याशी जमीरुल्लाह खान और नगर पंचायत और नगर पालिका के सपा प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। प्रयागराज में अतीक अहमद की 3 शूटरों लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और इस शूटआउट में अतीक के साथ उसका भाई अशरफ भी मारा गया। अतीक और अशरफ दोनों उमेशपाल हत्याकांड के आरोपी थे, जिसे इसी साल 24 फरवरी को अंजाम दिया गया। अब इस केस में नया मोड़ आया है। यूपी पुलिस को चैलेंज किया गया है कि अतीक अहमद की हत्या का बदला लिया जाएगा। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया और तफ्तीश शुरू कर दी गई है। प्रयागराज में हुए 2 एनकाउंटर में असद के ड्राइवर अरबाज और शूटर विजय चौधरी उर्फ उस्मान के मारे जाने की जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित किया गया है। 2 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग टीम में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज राजीव लोचन मेहरोत्रा और रिटायर्ड डीजी विजय कुमार गुप्ता शामिल हैं। कुछ देर पहले न्यायिक आयोग की टीम कौंधियारा में मुठभेड़ स्थल पर पहुंची और 6 मार्च को कौंधियारा क्षेत्र में शूटर विजय चौधरी उर्फ उस्मान एनकाउंटर में मारा गया था। उधर पीएफआई के सदस्यों की गिरफ्तारी पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी की प्रतिक्रिया सामने आई है। त्रिपाठी ने कहा कि पीएफआई एक वायरस की तरह है जो बार बार म्यूटेंट कर अपनी संरचना बदल रहा है। पौराणिक ग्रंथों में जैसे रक्त बीज दैत्य का नाश मां चंडी ने किया, वैसे ही पीएफआई का नाश मोदी सरकार करके रहेगी। पीएफआई एक वायरस की तरह है जो अलग अलग समय पर अपने आप को म्यूटेट करके अपनी संरचना बदलने का प्रयास कर रहा होता है।
पहले स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी के नाम पर काम कर रहा था। बाद में जब सिमी पर प्रतिबंध लगा तो पीएफआई के नाम पर काम करना शुरू किया। अब जब पीएफआई पर प्रतिबंध लगा है तो अलग अलग प्रकार की फिर नई भूमिकाएं तय करके देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम और आतंक के लिए स्लीपर सेल की भूमिका निभाने का काम कर रहा है। पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख आता है एक दैत्य का रक्तबीज, जिसको जितना बार मारा जाए उसकी रक्त की बूंदों से फिर नए कुछ राक्षस निकल आते थे। लेकिन रक्तबीज का जैसे नाश करने के लिए मां चंडी ने अवतार लिया और रक्तबीज का नाश किया था, ऐसे ही आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये कितना भी रूप बदलने का प्रयास करें और कितनी भी जड़ें जमाने की कोशिश करें, बार बार इनको जड़ों से उखाड़ने का काम किया जाएगा। आतंक को अब देश की धरती पर पनपने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। उधर देहरादून में मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि प्रदेश सरकार के बनाए गए कानून दूसरे राज्यों के लिए मिसाल बन रहे हैं और दूसरे राज्य से अपना रहे हैं। ये कानून धर्मांतरण कानून, नकल विरोधी कानून समेत कई और कानून हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के हित के लिए जरूरत पड़ेगी तो जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लाएंगे। वहीं समान नागरिक संहिता यानी कि पीयूसीसी का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। ये यूसीसी पर सरकार का ड्राफ्ट दूसरे राज्यों के लिए मॉडल बन रहा है। देखिए, उत्तराखंड के अंदर चूंकि यहाँ का एक जो वातावरण है, जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, जो एक यहाँ का परिवेश है, यहाँ की एक संस्कृति है, जो यहाँ का अध्यात्म है, जो शांति है, वो बनी रहे, उसके लिए हमने जहाँ अनेकों फैसले लिए हैं और अनेकों प्रशासन के क्षेत्र में भी अनेक फैसले लिए हैं और हमने कहा है कि जो भी उत्तराखंड राज्य के हित में होगा उन सभी पर हम काम करेंगे, उन सभी पर कानून बनाने का काम करेंगे, उन सभी पर निर्णय लेने का काम। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में मौसम खुलने के बाद दोनों धामों की रौनक लौट आई है। इन यात्रियों की बढ़ती संख्या के चलते पूजा पाठ के दुकानों में खूब चहल पहल दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि अब तक दोनों धाम में 14 दिन के अंतराल में लगभग 1,83,000 यात्रियों ने दर्शन किए और इस बार गंगोत्री धाम में आए यात्री इस सुंदर घाटी का किस तरह दीदार कर रहे हैं, उन्हीं यात्रियों से सुनिए। बड़ा आनंद आया गंगोत्री धाम में आकर के। यहाँ की सुविधा बड़ी अच्छी, वातावरण बड़ा अच्छा, मौसम तो बहुत ही अच्छा है। धूप निकलने के बाद और अच्छा लग रहा है। माँ गंगा जो भी यहाँ पर आए सबकी मनोकामना पूर्ण करे। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, जो यहाँ सोसाइटी ने सोचा ये और भी अगर फंडिंग भी आएगा तो और अपलिफ्टमेंट हो जाएगा इस ग्रुप से। बहुत दूर दूर तक हमारे हाथ से बांध सकते हैं और यहाँ सभी लोग बहुत प्यार से करवा रहे हैं। यहाँ मैं उत्तराखंड का चारधाम यात्रा करने के लिए आया। हम आके 4 दिन हो गया। यमुनोत्री का दर्शन अभी कंप्लीट हुआ। अभी गंगोत्री का दर्शन आज करने जा रही हूँ। इधर 100 आसन है प्लेसेस, इधर भी देखे तो भी मन खुश हो जा रही। हम बहुत प्रसन्न हो गया। थैंक यू। यात्रा बहुत मुक्ति का है। इधर आने के बाद इधर जाने का भी मन नहीं है। बहुत सुंदर है, बहुत क्या बोलते बोलने के भी नहीं आ रहा। नेचर तो इधर छोड़ के जाने का भी मन नहीं है। इधर ही रहना, इतना सुंदर ब्यूटीफुल प्लेस है, अच्छा धाम है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम आज उत्तराखंड के दौरे पर रहे और इस दौरान वो दिवंगत मंत्री चंदन रामदास के परिजनों से मुलाकात करेंगे। साथ ही बागेश्वर उपचुनाव को लेकर भी उनकी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग हुई। हमारे प्रभारी जी का आज कुमाऊं का प्रवास है और बागेश्वर भी जाने वाले हैं, जहाँ हमारे नया संगठन परिचालनात्मक बैठक उनकी है। इसके साथ साथ बागेश्वर के अंदर कार्यक्रम से मिलना और वहाँ के विषय को लेकर के आगामी दिनों में वहाँ बाई इलेक्शन होना है, तो सब प्रकार की चर्चा करेंगे और उसके बाद हम लोग बैठेंगे। प्रत्याशी के रूप में जो निर्णय हो सर्वसम्मति से होगा।
रामनगर में 13 साल बीतने के बावजूद भी आज तक रामनगर में मीडिया सेंटर की स्थापना नहीं हो पाई है, जिसको लेकर सोमवार को देवभूमि मीडिया क्लब के अध्यक्ष और महासचिव राजीव अग्रवाल के नेतृत्व में पत्रकारों ने ज्ञापन विधायक दीवान सिंह बिष्ट को और एक ज्ञापन नगर पालिका अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम को सौंपा। इस दौरान मीडिया क्लब के पदाधिकारियों ने कहा कि मीडिया सेंटर स्थापना को लेकर कई बार प्रदेश के मुख्यमंत्री और दूसरे लोगों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन आज तक मीडिया सेंटर नहीं बन पाया है। आप लोग एक मिनट देखिए, ऐसा है, आपको पहले भी निशंक साहब ने तहसील में दिया था एक कमरा। आप सबसे पहले तो उस पर अड़े कि हमें यहाँ कमरा बना के दिया जाए, आपके पास लिखित भी है और आपका वहाँ कार्यालय भी चला था। अब आज की डेट में रामनगर के अंदर पेशाब घर बनाने को जगह नहीं है। कितने पेशाब घर तो तोड़ दिए गए, लोगों ने तोड़वा दिए। और जब ये मौका था, हमने लोगों से कहा तो कोई नहीं आया। माफियाओं के डर से हमने पार्क बना दिए और दुकानें बना दी नगर पालिका की, ताकि इनकम हो। माफियाओं के डर से सब उस पर नजरें थी। आज पोजीशन ये है कि आज जगह ही नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं। हाँ, ये मेरी जानकारी में है, क्योंकि बहुत पहले से मांग है और होनी भी चाहिए मीडिया सेंटर के लिए। और पिछली बार जब जसंगी जी के टाइम पर कोशिश की थी हम लोगों ने, तो वहाँ व्यवस्था की थी। अब जब ध्वस्तीकरण हुआ है तो उसके बाद अब नई पार्किंग की है, जैसा डीएम साहब ने भी कहा है कि हम ये बहुमंजिला जो पार्किंग हो रही है इसमें व्यवस्था करेंगे। मैं भी अपनी ओर से बात रखूँगा डीएम साहब से भी, कमिश्नर साहब से भी, कि मीडिया सेंटर वहाँ पर व्यवस्था करनी चाहिए। देहरादून में प्रशासन ने जमीन और घरों की खरीद फरोख्त में 18.67 करोड़ की स्टाम्प शुल्क की चोरी पकड़ी है। आपको बता दें कि शुल्क चोरी करने पर 7 लोगों को जुर्माना और ब्याज के साथ रकम जमा करानी होगी। और वहीं प्रशासन को शिकायत मिल रही थी कि कुछ मामलों में जमीन और भवनों की खरीद फरोख्त में सर्किल रेट या कम एरिया दिखाकर रजिस्ट्री कराई गई है और ऐसा कर स्टाम्प शुल्क कम जमा कराकर सरकार को राजस्व का चूना लगाया जा रहा है। और इस पर डीएम सोनिका ने स्टाम्प शुल्क चोरी के मामलों में कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसके बाद पूरा मामला उजागर हुआ। वर्तमान में स्टाम्प शुल्क में काफ़ी मामले आए हैं और इनका हमने जब जांच किया तो 18,67,000 के आसपास हमारी स्टाम्प कमी के नोटिस हमने जारी किए थे, जिनका स्पॉट इंस्पेक्शन करने के बाद इसमें 8,45,000 का अर्थदंड और 6,34,000 का ब्याज लगा के कुल 33,42,000 रुपये के स्टाम्प के मामले अभी तक डिसाइड हुए हैं और जिनमें नोटिस जारी हो चुके हैं। और इनको अगर तत्काल जमा नहीं कराया जाता है तो संबंधित डिफॉल्टर से 10% एक्स्ट्रा लेके लगभग 36 लाख रुपए की वसूली अब ये अगले कुछ दिनों में जमा कराई जाएगी। जो लोग रजिस्ट्री कराते हैं और उनको कई बार जो बीच के मिडिलमैन होते हैं वो कहते हैं कि। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।